बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल के लेक्चर में मैंने आप सबको रिलेटिविटी, रिलेटिव मोशन और लाइट के बारे में दी जाने वाली थ्योरीज और प्रेडिक्शंस के बारे में सारा ब्रीफली एक्सप्लेन किया और आपको इस पॉइंट तक लेकर आया कि आइंस्टाइन के मुताबिक जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। लाइट हर ऑब्जर्वर के लिए सेम स्पीड रखती है, लेकिन कैसे? अगर कोई ऑब्जर्वर लाइट के साथ रेस लगा ले और तेज सफर करना शुरू कर दे, जैसे दो गाड़ियां आपस में रेस लगाएं और दोनों गाड़ियां सेम स्पीड पे ट्रैवल करने लग जाएं, तो वो एक दूसरे को तो स्टेशनरी नजर आएंगी। एक दूसरे की खिड़की में से एक दूसरे को देखेंगे तो उन्हें तो लगेगा भाई ये तो साथ साथ जा रही। तो आइंस्टाइन का मानना यह था कि लाइट के साथ कोई भी सफर करेगा तो उसको भी स्पीड ऑफ लाइट ही नजर आएगी। ऐसा क्यों होगा? उसके लिए आइंस्टाइन ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया टाइम, लेंथ और मास को। आइंस्टाइन ने कहा कि मूव करने वालों का जो टाइम है वो नॉर्मल टाइम नहीं है, वो टाइम नॉर्मल टाइम से स्लो चलता है। मूव करने वालों की जो लंबाइयां हैं, जो लेंथ्स हैं, वो नॉर्मल लेंथ्स नहीं रहती, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं। और मूव करने वालों का जो मास है वो नॉर्मल मास यानी रेस्ट मास की बजाय थोड़ा सा ग्रेटर होता है। और ये तीनों चेंजेस उसके फ्रेम में ऐसे इन्वॉल्व हो जाती हैं कि उसकी सेंसेस को, उसके डिटेक्टर्स को स्पीड ऑफ लाइट ही मेजर होती है। ये बात, ये जुमला, ये जो कहानी मैंने आपको बोली और सुनाई है, ये अगर आपको एक दफ़ा सुनने में ना समझ आए तो इसको मल्टीपल टाइम्स सुन के एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि यही सारी कहानी है जिसके ज़रिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें ये साबित किया कि नेचर ऑफ टाइम, नेचर ऑफ लेंथ, नेचर ऑफ मास ये कॉन्स्टेंट्स नहीं है। और ये आपको सामने स्क्रीन पर जो टॉपिक्स अब नज़र आ रहे हैं, अब ऑनवर्ड लेक्चर्स में हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। एंड बिलीव इट स्टूडेंट्स, आप मुश्किल पार्ट समझ आए हैं। रिलेटिविटी का जो मुश्किल पोर्शन था वो आपने समझ लिया है। अब जो डेरिवेशंस हैं वो बहुत सिंपल डेरिवेशंस हैं और उसमें कोई इतना रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। तो आइंस्टाइन का जो लाइट क्लॉक का नजरिया है, सबसे पहले टाइम डायलेशन में हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर टाइम डायलेशन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और इनकी डेरिवेशंस के जरिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे टाइम डायलेशन को समझना, क्योंकि टाइम डायलेशन ही समझ के आप आगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में एंटर होंगे, वहीं से आगे मास वेरिएशन में, और फिर मास वेरिएशन से आगे आप आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E=mc² भी डिराइव करेंगे। ठीक है, कल भी मैंने तुम लोगों से कहा था कि सब्र तहम्मुल से लेक्चर सुन लोगे तो थ्योरी एक ही दफा में समझ आ जाएगी। तो चलो चलते हैं कि आइंस्टाइन का लाइट क्लॉक क्या है, ये लाइट क्लॉक कैसे काम करता है। तो ये देखो, यहां पे तुम लोगों को दो नाम नजर आ रहे हैं, एक जैक और एक जिल। अब यहां पे लाइट क्लॉक को समझना है। टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं, जरा सोचो। हम घड़ी की टिक टिक सुनते हैं, एक टिक एक सेकंड, दूसरी टिक दूसरा सेकंड, यानी किसी चीज के रिपीट होने से हम टाइम को मेजर कर रहे हैं। तो यहां पर इस क्लॉक पे हमें थोड़ा ज्यादा भी टाइम लग जाए तो परेशान नहीं होना, क्योंकि ये क्लॉक समझ आ गया तो रिलेटिविटी की बुनियादें और भी आसान हो जाएंगी। तो फर्ज करो ये जैक और जिल दो लाइट क्लॉक्स हैं इनके, और इसमें टाइम को कैसे मेजर करना है ध्यान से सुनना। यहां पे मैं एक ट्रेस का बटन क्लिक कर रहा हूं और यहां से जैसे ही मैं प्ले करूंगा तो जैक और जिल के क्लॉक्स में से लाइट का एक फोटोन निकलेगा। ये फोटोन ट्रेवल करता हुआ ऊपर एक मिरर तक जाएगा और मिरर से टकरा के जब ये दोनों लाइट फोटॉन्स वापस आएंगे, रिसीव हो जाएंगे, तो समझ लो कि हमने मान लिया कि ये हमारे पास 1 सेकंड गुजरा है। गो के 1 से ज्यादा गुजरे हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए पहले 1 सेकंड को अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, यहां पर टाइम्स लिखे भी आ रहे हैं। जैक के क्लॉक पे क्या रीडिंग आ रही है, जिल के वैसे तो 8 सेकंड्स गुजरे हैं, बट हम अपनी आसानी के लिए इसको 1 सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब अगली बात, जो जैक है वो तुम्हारी और मेरी तरह रेस्ट पर बैठा हुआ है और उसका जो क्लॉक है वो उसको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है ऊपर और नीचे। लेकिन जो जिल है ना, ये फर्ज करो किसी स्पेसशिप में बैठ गया और वो स्पेसशिप बहुत ही हाई स्पीड पे ट्रेवल करने लग गई है। इतनी हाई स्पीड
कि वो स्पेसशिप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मूविंग क्लॉक वेलोसिटी। अब मैं यहाँ से जो वेलोसिटी है ना वो 25% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट करने लगा हूँ। ये देखो 0.25 c लिखा नजर आ रहा है ना तुम्हें। अब ये 0.25 c जो है, ठीक है, इसका मतलब है कि जो जिल का क्लॉक है ये इतनी हाई स्पीड पे ट्रेवल करेगा। अच्छा, जब ये इतनी हाई स्पीड पे ट्रेवल करेगा तो लाइट क्या पाथ अटेन करेगी, क्योंकि लाइट ने तो ऑब्वियसली कांस्टेंट स्पीड से जाना है। तो अब देखना जरा, अब इस चीज पे ध्यान देना, क्या दोनों सेकंड एट ए टाइम पूरे होंगे? ये देखो, मैं इसको प्ले करता हूं तो देखो, रेस्ट क्लॉक में फोटोन स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है, लेकिन मूविंग क्लॉक में फोटोन एक डायगोनल पाथ अटेन कर रहा है। और मैं इसको जब पॉज करूंगा, एक बात पे ध्यान दिया कि जैक वाले क्लॉक में तो फोटोन रिसीव हो चुका है, जैक का 1 सेकंड पूरा हो चुका है, जैक का 1 सेकंड पूरा हो चुका है, लेकिन जिल का 1 सेकंड अभी पूरा होना रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो जिल का क्लॉक है वो थोड़ा सा पीछे रह गया है, वो थोड़ा स्लो हो गया है। और उसके स्लो होने की वजह क्या है? उसके स्लो होने की वजह है उसके क्लॉक का मूव करना। इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर जिल वाला क्लॉक, यानी ये वाला क्लॉक, और भी स्पीड से मूव करेगा तो इसका मतलब तो यह है कि ये क्लॉक और भी स्लो हो जाएगा। चलो इस बात को टेस्ट कर लेते हैं। हम इसको ले जाते हैं 0.5 c, 50% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट पे, और इनके क्लॉक्स को दोबारा से रन करते हैं। तो ये देखो, अब जिल वाले क्लॉक की स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई है। जैक का टाइम तो अभी भी स्ट्रेट लाइन में फोटोन जा रहा है और स्ट्रेट लाइन में फोटोन वापस आ रहा है। यहां पर भी क्लॉक फॉलो हो रहा है। मैं जब ये रिसीव हो जाएगा, देखा तुमने, ऑब्जर्व किया कि जैक के क्लॉक पे तो 1 सेकंड पूरा हो चुका है, लेकिन जिल वाले क्लॉक पे टाइम और भी पीछे रह गया है 1 सेकंड से। यानी इसमें अब देखना, ये जिल का 1 सेकंड अब पूरा हुआ है, जबकि जैक का जो है वो 1 पॉइंट समथिंग सेकंड टाइम जो है वो हो चुका है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो क्लॉक मूव कर रहा है उसमें टाइम स्लो चल रहा है, जो क्लॉक मूव कर रहा है उसमें टाइम स्लो चल रहा है। बार बार ये बात दोहरा लो मेरे साथ कि जो क्लॉक मूव करेगा उसमें टाइम स्लो हो जाएगा। और टाइम, चूंकि एक रेपिटेशन ऑफ थिंग्स पे हमने टाइम को लेकर चलना होता है, तो ये क्लॉक कोई अनएथिकल या अनइमेजिनेबल क्लॉक नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट क्लॉक है। हम टाइम को रेपिटेशन ऑफ द इवेंट्स के जरिए ही मेजर करते हैं। अच्छा, तो अगर मैं स्पीड ऑफ क्लॉक को और बढ़ा दूं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, और हम यहां से स्पीड को ले जाते हैं 75% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो देखो, यहां से हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ट्रेस आउट करते हैं और इसको हम क्लिक करते हैं। तो देखो, अब जो जिल का क्लॉक है वो 75% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल कर रहा है। तो जैक के क्लॉक का तो भाईजान आप देखो 1 सेकंड पूरा हो भी गया, ये लो। और जो जिल वाला क्लॉक है उसका अभी आधे से कुछ सेकंड ज्यादा हुआ है। ये टाइम और भी स्लो हो गया है, ये टाइम और भी स्लो हो गया है। अब मैं एक और डिजिट पे जाता हूं, लेट्स से 0.86 एक डिजिट होता है, उस पे हम जाके दोबारा इसको ट्रेस आउट करते हैं। तो देखो, यहां पर जैक का जो क्लॉक है उसमें फोटोन टकरा के वापस आ रहा है, और जो जिल वाला क्लॉक है उस पे अभी तक फोटोन पहुंच रहा है। जस्ट ऑब्जर्व, ये जो 0.86% ऑफ या 86% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट है ना, ये एक ऐसा फिगर है बच्चों जहां पर रेस्ट क्लॉक का 1 सेकंड पूरा हुआ है और मूविंग क्लॉक का आधा सेकंड पूरा हुआ। यहां पे भी इन डिजिट्स पे देखो, रेस्ट क्लॉक के 8 सेकंड गुजरे हैं, मूविंग के 4 सेकंड गुजरे हैं। तो ये 86% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट को ध्यान में रख लेना। ये वो स्पीड है जिस पे अगर कोई स्पेसशिप ट्रेवल करेगी ना तो उसका टाइम रेस्ट क्लॉक के टाइम से हाफ मेजर होगा, यानी इतना स्लो होगा कि वो स्लो के हाफ रह जाएगा। तो एक जुमला बोलता हूं, उस जुमले को लिख लो। द फास्टर यू मूव इन स्पेस, द फास्टर you move in space, the slower you will move in time. The faster you move in space, the slower you move in time. अब तुम्हारे जहन में तजस्सुस तो आ रहा होगा ना कि क्या हो
अगर जो जिल वाला क्लॉक है या जिल की जो स्पेसशिप है वो स्पीड ऑफ लाइट अटेन कर ले, तो स्पीड ऑफ लाइट अटेन कर ले तो क्या होगा? कभी सुना वक्त रुक गया? तो देखो वक्त रोकते हैं आज। वक्त कैसे रुकता है? अगर जिल वाले क्लॉक की स्पीड हम स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर दें, एग्जैक्टली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, और हम इनको दोबारा से रन करें तो सिर्फ जैक का क्लॉक चलेगा, सिर्फ जैक का क्लॉक चलेगा। जिल वाला क्लॉक तो खुद स्पीड ऑफ लाइट पे चला गया, तो उससे लाइट निकल कैसे पाएगी? जब लाइट निकलेगी ही नहीं, कभी ये फोटोन जाएगा नहीं और आएगा नहीं, वो सेकंड कब टिक होगा? वो सेकंड कभी टिक नहीं होगा और वो वक्त कभी मेजर नहीं होगा। इसीलिए आइंस्टाइन ने एक बहुत बड़ी लिमिटेशन दी कि कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो उसका वक्त रुक गया। जिसका वक्त रुक गया उसकी लाइफ में चेंजेस आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि चेंज वक्त से तो मेजर होती। गर्म पानी ठंडा हो गया, ठीक है, बर्फ पिघल गई, ये चेंज है। ये चेंज कब आ रही है? जब वक्त गुजर रहा है। तो ये लिमिटेशन भी ज़हन में बिठा लो कि कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं कर सकता, हमेशा उससे कम स्पीड पे ट्रेवल करेगा। और उसको आइंस्टाइन की यही लिमिटेशंस, टाइम, लेंथ और मास, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगी कि भाईजान आप स्पीड ऑफ लाइट अटेन नहीं कर सकते। टू ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट यू हैव टू बी लाइट। मुझे उम्मीद है कि तुम सब्र तहम्मुल से मुझे सुन रहे हो और चीजों को समझ रहे हो। तो लाइट क्लॉक तुमने अच्छे से देख लिया। अब इसी लाइट क्लॉक के जरिए हम टाइम डायलेशन का एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जो बिल्कुल भी मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम उसमें लगना है, सिर्फ जागते रहना है और सोना नहीं है। दोबारा से एक नजर ये फाइनल ट्रेस देख लो, फिर मैं इसी ट्रेस के जरिए टाइम डायलेशन को क्लियर अप करूंगा। देखो, जो रेस्ट क्लॉक है उसके टाइम को हम कहेंगे प्रॉपर टाइम, और जो मूविंग क्लॉक है उसके टाइम को हम नाम देंगे डायलेटेड टाइम का। ठीक है, तो ये जो डायगोनल बनेगा ना, ये वाला डायगोनल, अब हमारी डेरिवेशन में हम इसी को सॉल्व करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना। अब हम आगे डेरिवेशन की तरफ बढ़ेंगे और हम डेरिवेशन में इसी चीज को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसी के जरिए हम प्रॉपर टाइम और डायलेटेड टाइम का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन का लाइट क्लॉक समझने और देखने के बाद अब हम आते हैं टाइम डायलेशन की डेरिवेशन पर। टाइम डायलेशन का फॉर्मूला तो देखो मैंने यहां पर लिख दिया है, ये रहा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में पहले चीजों को समझ लो। इसमें डेल्टा टी नॉट क्या है? डेल्टा टी नॉट है प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम क्या है? वो क्लॉक जो रेस्ट पर था उस पर जो टाइम मेजर होगा उसको हम नाम देंगे प्रॉपर टाइम का, और वो क्लॉक जो मूव कर रहा था रिलेटिविस्टिक स्पीड पर उसमें जो टाइम मेजर होगा उसको हम नाम देंगे डायलेटेड टाइम का। ठीक है, तो टी नॉट और टी का फर्क क्या है कि एक प्रॉपर टाइम है और एक डायलेटेड टाइम है। और ये जो नीचे फैक्टर डिवाइड हो रहा है 1/√1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर, इससे इस आगे डेरिवेशंस में इस पूरे टॉपिक में बड़ा पाला पड़ने वाला तुम्हारा। इसको बोलते हैं गैमा और इसको लॉरेंट्ज फैक्टर भी बोलते हैं। लॉरेंट्ज फैक्टर, इस लॉरेंट्ज फैक्टर गैमा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, यानी ये अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू को ग्रेटर देन 1 कर देगा, और अगर ये किसी नंबर को डिवाइड करेगा तो उसकी वैल्यू को लेस देन 1 कर देगा। मैं समरी के लिए बता देता हूँ। टाइम डायलेशन में ये गैमा टाइम से मल्टीप्लाई होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में ये गैमा लेंथ को डिवाइड करता है। ठीक है, और मास में भी, ठीक है, हमारे पास जो m नॉट है ये उसको मल्टीप्लाई करता है, यानी टाइम को और मास को ये मल्टीप्लाई करता है और लेंथ को ये डिवाइड करता है। तो इसको गैमा फैक्टर कहते हैं। इसका यूनिट कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्पीड के यूनिट से डिवाइड हो जाती है। इसकी वैल्यू सिर्फ याद रखना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1। तो इसको मैं यहाँ से फिलहाल रेज कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया, लिखा। दोबारा करना हो तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आते हैं कि हम इन दोनों टर्म्स को पहले डिजाइन करें। पहले हम अपना रेस्ट क्लॉक समझते हैं कि क्लॉक हमारा किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। इसमें ये रेड कलर का जो फोटोन है ये फोटोन ऑफ लाइट है, और ये ट्रेवल भी किस स्पीड से कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से। ये ट्रेवल करते हुए इस L0 डिस्टेंस तक ऊपर जाएगा और L0 डिस्टेंस तक ही नीचे आएगा। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना तय कर लिया, 2L0।
किस स्पीड से? स्पीड ऑफ लाइट से। तो अब हम एक सिंपल सी इक्वेशन पे चलते हैं बच्चों, कोई इतना मुश्किल तो है नहीं है टॉपिक। S इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। S कितना है? 2L0 डिस्टेंस कवर किया है फोटोन ने, स्पीड ऑफ लाइट से कवर किया है, और ये जो टाइम है इसको हम नाम दे रहे हैं प्रॉपर टाइम का, क्योंकि ये रेस्ट क्लॉक है। यहां से मैं दो इक्वेशंस बना रहा हूं, एक डेल्टा टी नॉट, उसकी इक्वेशन बनेगी 2L0 बाय सी, और एक मैं सिर्फ L0 की इक्वेशन बना रहा हूं, वो बनेगी 1/2 सी डेल्टा टी नॉट। ये हमारे पैरामीटर्स पूरे हो गए किसके? रेस्ट क्लॉक के। अब आ जाओ जरा देखते हैं मूविंग क्लॉक को। मूविंग क्लॉक की स्टोरी ये है कि क्लॉक अपनी इनिशियल पोजीशन पर था और ये क्लॉक मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ। तो v वेलोसिटी से मूव करता करता ये अपनी सेकंड पोजीशन तक और फिर थर्ड पोजीशन तक पहुंचेगा। 3 पोजीशंस क्यों बताई गई हैं? क्योंकि फोटोन ने निकल कर इसकी पोजीशंस के रिलेटिवली मूव करना है l डिस्टेंस, और फिर l डिस्टेंस कवर करके इसने यहां तक पहुंचना है। तो देखो ये डायगोनल लेंथ है, स्ट्रेट नहीं है। क्या है ये लेंथ? डायगोनल है। और ध्यान में रखना, डायगोनल लेंथ जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लेंथ से ज्यादा होती है। यही वजह है कि टाइम क्यों डायलेट होता है। तो अब देखो इस कहानी को और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम इस लेंथ की बात करें कि जो फोटोन है इसने ये पूरा फासला बेसिकली कितना तय किया है, तो देखो ये जो टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू एस ओवर वी, वही फॉर्मूला है। लेकिन अब की बार एस क्या है? 2L, और स्पीड क्या है? वही स्पीड ऑफ लाइट c। तो यहां से L की भी इक्वेशन बन सकती है 1/2 c डेल्टा t, ठीक है। मैं दोबारा और आसान कर देता हूं, अगर कोई परेशानी है तो देखो दोबारा से लिख देता हूं, S इज इक्वल टू वी टी। अब की बार डिस्टेंस L0 नहीं है, 2L है, स्पीड c है, और अब जो टाइम है वो डायलेटेड टाइम है, और हमें इस डेल्टा t की ही इक्वेशन बनानी है। तो डेल्टा t इज इक्वल टू 2L बाय c, या यहां से लेंथ की इक्वेशन बनाओगे तो क्या बन जाएगी? 1/2 c डेल्टा t। और दूसरा पैरामीटर जो हमने ध्यान में रखना है, देखो क्लॉक भी तो मूव कर रहा है ना, तो क्लॉक ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करते करते टाइम t में v स्पीड से मूव करते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया? s इज इक्वल टू वी टी। लेकिन हम सिर्फ इसका हाफ डिस्टेंस अभी मेजर करते हैं, क्योंकि हम वहां तक एक आसानी से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। देखो अब ये ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है लेंथ, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है L0, और जो बेस है वो बेसिकली हाफ ऑफ वी टी है, 1/2 वी डेल्टा टी। तो अब तुमने बस इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोबारा फ्रेम में ले आते हैं चीजों को, ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग दिस ट्राइंगल, तो हमारे पास बच्चों L स्क्वायर इज इक्वल टू L0 स्क्वायर प्लस 1/2 वी डेल्टा टी। कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखी मैंने, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लिखा है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। L की वैल्यू क्या है? 1/2 c डेल्टा टी। ये स्क्वायर लेने पे क्या हो जाएगा? 1/4 c स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। L0 की वैल्यू क्या है? 1/2 c डेल्टा टी नॉट। इसका भी स्क्वायर लेंगे, 1/4 c स्क्वायर डेल्टा टी नॉट स्क्वायर, और इसका तो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, तो 1/4 v स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। अब ग्रेजुएशन लेवल पर हो तो इतना तो पता ना कि 1/4 कॉमन आएगा और दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो मैं 1/4 के बगैर इक्वेशन लिख रहा हूं। c स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर डेल्टा टी नॉट स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये भी डेल्टा टी है, ये भी डेल्टा टी है, तो इनको एक तरफ कर देते हैं। c स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर डेल्टा टी नॉट स्क्वायर। ये यहां तक एक और डेरिवेशन होगी। अब इस डेरिवेशन के अगले हिस्से पे चलते हैं। देखो इसमें से डेल्टा टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर कॉमन आ गया, दूसरी तरफ बच गया c स्क्वायर डेल्टा टी नॉट स्क्वायर। तो इसको भी c से आजाद करते हैं, c को दूसरी तरफ डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। c स्क्वायर बाय c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय c स्क्वायर, बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा टी स्क्वायर, और ये पीछे अकेला रह जाएगा डेल्टा टी नॉट स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन गया? 1 माइनस वी स्क्वायर बाय c स्क्वायर। अब देखा ये फैक्टर कहाँ से नमूदार हो गया?
डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट स्क्वायर। तो डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर पे जब फाइनली तुम अंडर रूट अप्लाई करोगे तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी डेरिवेशन। और इस डेरिवेशन में आकर मैं दोबारा फॉर्मूला को जूम करता हूं, इसमें ये जो v है ये क्लॉक की स्पीड है, स्पेसशिप की स्पीड है, और v जो है वो इन कंपैरिजन विद द स्पीड ऑफ लाइट होनी चाहिए, यानी v 0.5 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, v जो है वो 0.7 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, v जो है वो 0.99 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हो जाए। बट याद रखना v को कभी भी इक्वल नहीं होना स्पीड ऑफ लाइट के। तो ये थी बच्चों हमारे पास डेरिवेशन टाइम डायलेशन की, और इसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की। ये पूरी डेरिवेशन है, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं मैं यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। हाँ भी स्टूडेंट्स, टाइम डायलेशन तो आपने पढ़ ली, सीख ली कि ये फॉर्मूला होता है टाइम डायलेशन का। अब जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है उसका कॉन्सेप्ट टाइम डायलेशन से थोड़ा सा ट्रिकी है, और यही वो बात है जो समझने और समझाने में टीचर्स को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और स्टूडेंट्स को तो जारी बात है पल्ले ही नहीं पड़ती कि भाई लेंथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही। तो उसमें मैं दोनों तरीके से, एक तो डेरिवेशनल वे में भी समझाऊंगा और फिर बाद में प्रॉपर एक फील के साथ भी समझाऊंगा कि पता लगे कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का असल मकसद क्या है। तो देखो, थोड़ी देर पहले देखा तुमने कि ये क्लॉक बिल्कुल वर्टिकल था, ठीक है, फोटोन यूं ऊपर और नीचे जा रहा था। लेकिन अब की बार आप देख रहे हो कि ये क्लॉक हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया है। अब फोटोन को इस डायरेक्शन में, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि मिक्स ना हो, फोटोन को इस डायरेक्शन में जाना भी पड़ रहा है और आना भी पड़ रहा है। तो ये है रेस्ट क्लॉक। रेस्ट क्लॉक पे जो लेंथ है ना उसको हम प्रॉपर लेंथ या एल नॉट का नाम देंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ फर्ज कर लो यही क्लॉक v वेलोसिटी से मूव करने लगा है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो फोटोन को दो काम करने हैं, एक तो इस मिरर तक जाना भी है। अब देखो, इस क्लॉक की अपनी लेंथ, मूविंग क्लॉक की लेंथ l है, तो l लेंथ तो फोटोन ने कवर करनी ही करनी है, लेकिन फोटोन को कुछ एडिशनल पाथ भी कवर करना पड़ेगा v डेल्टा t1, जो क्लॉक की मूवमेंट की वजह से उसे तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल फासला जो फोटोन को तय करना पड़ा वो होगा l प्लस v डेल्टा t1, ये वाला फासला, इसको मैं इनसर्कल कर देता हूं, ठीक है। एक तो उसने ये लेंथ ऑफ क्लॉक जितना फासला तय करना है, प्लस क्लॉक की मूवमेंट की वजह से भी उसको जितना एडिशनल मूव करना पड़ेगा वो फासला भी तय करना पड़ना है। तो ये दोनों चीजें इक्वेट हो जाएंगी। तो फोटोन की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है c स्पीड से, कितनी देर तक ट्रेवल किया, डेल्टा t1 टाइम तक, और ये लेंथ किसके बराबर है, l प्लस v डेल्टा t1 के। अच्छा जी, अब पहले हम इस लेंथ को जरा वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको फिलहाल रेज कर रहा हूं, यहां पे मैं एक एनिमेशन प्ले करता हूं, उसको देखना जरा। फर्ज करो इस इंस्टेंट पे फोटोन निकला और फोटोन कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करते हुए आगे जा रहा है और ये डिटेक्टर को रिसीव हुआ, ठीक है। तो क्लॉक की डायरेक्शन में सफर करते हुए फोटोन ने कितना फासला तय किया, c डेल्टा t1, ठीक है। इसमें इतनी लेंथ तो सिर्फ क्लॉक की अपनी लेंथ थी l, और ये जो एडिशनल पाथ है ये बेसिकली क्लॉक की मूवमेंट की वजह से तय करना पड़ा v डेल्टा t1। v क्या है यहाँ पे, क्लॉक की स्पीड, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि c डेल्टा t1 जो हमारे पास डिस्टेंस है ये l प्लस v डेल्टा t1 के बराबर है। अब आते हैं हम दूसरी चीज पर। यहां तक तो फोटोन पहुंच गया था ना, यहां पे मैं एरो बना रहा हूं। अब यहां से फोटोन ने टकरा के वापस पलटना है। वापस पलटने के लिए हम एक और एनिमेशन देखते हैं। मैं दूसरी एनिमेशन प्ले करता हूं। तो जब ये क्लॉक यहां पर आएगा मैं फोटोन को वापसी के लिए रवाना कर दूंगा। ये देखो, यहां पे फोटोन वापसी के लिए रवाना हो, ये देखो, ये वाला फासला तो जिसको हम c डेल्टा t2 कहेंगे, ये तो क्लॉक की अपनी लेंथ से भी छोटा है। इसका मतलब है कि ये c डेल्टा t जो है ये लेंथ में से v डेल्टा t2 को माइनस करने पर मिलेगा, ठीक है। तो अब आई एम होपफुल कि तुम्हें ये वाला फैक्टर जो प्लस के साथ है
और ये वाला फैक्टर जो माइनस के साथ है ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और यही बात मेनली समझनी है। अब जब वो इसको तुमने डिराइव करना है तो तुमने जारी बात है एनिमेशन तो नहीं दिखानी, तुमने बस ये वाली डायग्राम्स, ये जिस तरीके से डायग्राम बनी हुई है तुमने इस तरीके से बताना है कि भाई ये इस तरफ जाते हुए फोटोन ने फासला तय किया जो बराबर है L प्लस वी टी वन के, और फिर वापसी पे आते हुए उसने C डेल्टा टी टू ये टोटल फासला तय किया जो बराबर है L माइनस वी डेल्टा टी के। ठीक है, बार बार दोबारा इस रिपीटेडली इस चीज को देख लेना, ना समझ आए और अच्छी तरह एब्जॉर्ब करके समझ के चलना। अब हम डेरिवेशन करते हैं कि आखिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर फॉर्मूला कैसे डेराइव होता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डेरिवेशन। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास रेस्ट क्लॉक, जिसके लिए हम दोबारा से वही इक्वेशन लिख सकते हैं कि डेल्टा टी नॉट इज इक्वल टू 2L नॉट बाय सी, और यहां से हम लेंथ को दोबारा लिख सकते हैं L नॉट इज इक्वल टू 1/2 सी डेल्टा टी नॉट। और मैं टाइम डायलेशन का फॉर्मूला भी दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि उसका भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहीं पे लिख देते हैं कि डेल्टा टी नॉट या डेल्टा टी वॉज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर। इन दो बातों को ज़रा ध्यान में रखना, आगे जाकर ये दोनों बातें हमें काम आएंगी। ठीक है, इसके बाद हमने अभी पिछले एनिमेशन में देखा कि जो सी डेल्टा टी वन टाइम है वो बराबर है L प्लस वी डेल टी वन के, और C डेल्टा टी टू टाइम जो है वो बराबर है L माइनस वी डेल्टा टी टू के। ठीक है, यहाँ से अब डेरिवेशन के अगले हिस्से पे बढ़ते हैं। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, इसको इक्वेशन नंबर 2 का, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 3 में देखो C डेल्टा T1 इज इक्वल टू L प्लस वी डेल्टा T1। यहां से क्या करें, C माइनस वी करके डेल्टा T1 ले लेते हैं कॉमन, और ये बराबर आ जाएगा लेंथ के। ठीक है, और यहां से डेल्टा T1 इक्वेशन हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, L ओवर C माइनस वी के। ठीक है, हम होपफुल समझ आ गए, मैंने सिर्फ इस फैक्टर को दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर दिया है। अब लिखते हैं इक्वेशन नंबर 4 से C डेल्टा T2 इट इज इक्वल टू L माइनस वी डेल्टा T2। अब ये वाला माइनस दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो C प्लस वी लिख के डेल्टा T2 मैं इसमें से ले रहा हूं कॉमन इज इक्वल टू लेंथ, तो हमारे पास डेल्टा T2 किसके बराबर आ गया, L ओवर C प्लस वी के। तो देखो हमारे पास एक डेल्टा T1 की इक्वेशन बन गई और एक हमारे पास डेल्टा T2 की इक्वेशन बन गई। तो ये डेल्टा T1 और डेल्टा T2 जो है ये हमारे पास बेसिकली इंटरवल्स हैं टोटल टाइम के, यानी हमारे पास जो टोटल टाइम है डेल्टा T वो बेसिकली बराबर है डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 के। तो डेल्टा टी तो डेल्टा टी नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर नहीं था, ये देखो यहाँ पे मैं बता के आया हूँ, इज इक्वल टू डेल्टा T1 क्या है, L ओवर C माइनस वी, फिर डेल्टा T2 क्या है, L ओवर C प्लस वी। ठीक है, तो इस फैक्टर को दोबारा उसी तरह लिख के डेल्टा टी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर इज इक्वल टू, इधर एलसीएम क्या आ जाएगा, C माइनस वी C प्लस वी, ऊपर क्या आ जाएगा, C प्लस वी प्लस C माइनस वी। ठीक है, और बाहर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, L मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये L कॉमन आ जाएगा ना इसमें से। ठीक है, अब देखो डेल्टा टी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट्स में नीचे हो जाएगा सी स्केयर माइनस वी स्केयर, एग्री करते हो ना इस पे, सी प्लस वी सी माइनस वी, और ये हो जाएगा सी प्लस वी प्लस सी माइनस वी, बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा L।
ठीक है, तो इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं नीचे। डेल्टा टी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 2LC डिवाइडेड बाय सी स्केयर माइनस वी स्क्वेयर। अच्छा जी, इसके बाद अब क्या करना है, इस डेल्टा टी नॉट की वैल्यू रिमेंबर हमारे पास 2L नॉट बाय सी है, फिर ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर से। मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, परेशान नहीं होना। ये देखो, ये डेल्टा टी नॉट लिखा हुआ ना, तो मैंने इस डेल्टा टी नॉट की वैल्यू यहाँ पर लिख दी 2L नॉट बाय सी इज इक्वल टू, यह मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर अंडर रूट वी स्केयर माइनस सी स्केयर इज इक्वल टू 2LC डिवाइडेड बाय सी स्केयर माइनस वी स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2L नॉट बाय सी इंटू 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर इज इक्वल टू 2LC डिवाइडेड बाय, देखो यहां से अगर मैं सी स्केयर कॉमन निकाल लूं तो पीछे क्या बचेगा, 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर। अब मेरे लिए एक बड़ी आसानी हो गई, मैं एक सी को यहां सी से कैंसिल कर दूंगा, एक सी को इस सी से कैंसिल कर दूंगा, तो ये जो एक्स्ट्रा सीज थे ये तो गए, 2 को 2 से कैंसिल कर दूंगा। ये सब कुछ कैंसिल करने के बाद मेरे पास जो अब सिंपल इक्वेशन बची है वो है L नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर इज इक्वल टू L ओवर जस्ट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर। तो देखो, मैं अब यूं भी तो लिख सकता हूं L ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर इज इक्वल टू L ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर 2 दफा लिख दूं, 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर। जैसे अगर मेरे पास एक नंबर है x, तो मैं उसको अंडर रूट x लिखूं तो तब भी वो मल्टीप्लाई होके x ही बन जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा बच्चों के एक फैक्टर इस एक फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास L नॉट, ये वाला फैक्टर उधर आके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर इज इक्वल टू L आ जाएगा। तो यही तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है, L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉर्मूला फॉर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। डेरिवेशन करने के बाद, ये डेरिवेशन का मैं यहाँ पे पूरा पेज यहाँ पर जो है वो प्लेस कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको तैयार कर लो। और अब मैं इसके बाद वो चीज़ समझाता हूँ कि जिसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा प्रॉपर समझ आए। ये डेरिवेशन तो ऐसे याद करनी पड़नी है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर फिजिकल मीनिंग्स पे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको वो एग्जाम्पल समझाता हूँ जिसके ज़रिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की आपको बड़ी अच्छे से समझ आ रहेगी कि एक मूविंग बॉडी की जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है रिलेटिविस्टिक स्पीड्स पर। तो फर्ज करो ये 3 स्पेस शिप्स का एक सिस्टम है और ये 3 स्पेस शिप्स जो हैं ये स्पेस में ट्रेवल कर रही हैं। अब फर्ज करो कि तुम ऐसी जगह पर हो कि जो इन स्पेस शिप्स का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी तुम इन्हीं स्पेस शिप्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े हुए हो। ठीक है, एक एनिमेशन प्ले होगी, यहां से 2 लाइट के फोटॉन्स निकलेंगे और ये लेट्स से ये स्पेसशिप A है, ये स्पेसशिप B है और ये स्पेसशिप X है। X जो है ये समझ लो इनकी बॉस है। ठीक है, X स्पेसशिप से लाइट का एक फोटॉन निकलेगा, A रिसीव करेगा और B भी एक फोटॉन रिसीव करेगा। जैसे ही दोनों ये फोटॉन रिसीव कर लेंगे ना, ये अपने क्लॉक्स जो हैं वो उनको सिंक्रोनाइज कर लेंगे। लेट्स से दोनों के क्लॉक्स पे 12 बज गए। ठीक है, और तुम ज़हन में रखना कि तुम अभी इस फ्रेम का हिस्सा हो और तुम देख रहे हो कि तुम इनके साथ साथ ही ट्रैवल कर रहे हो और तुम्हें ये अपना ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस लग रहा है। तो देखो, मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ पहले सारा कुछ और एनिमेशन को प्ले करता हूँ। बॉस ने अपना बटन प्रेस किया और बटन प्रेस करके ये देखो यहाँ पर 2 फोटॉन्स निकले। दोनों फोटॉन्स सेम टाइम पर मिरर्स को जो है वो रिसीव हुए। तो फर्ज करो इसके भी 12 बज गए
और इसके भी 12 बज गए और ये ऑब्जर्वेशन तुमने खुद अपनी आंखों से नोट की, ठीक है। सो अब ये तीनों स्पेसशिप्स क्या सोच रही हैं कि हमारा जो टाइम है वो तो एक नॉर्मल टाइम है, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, अब ऐसा करते हैं कि अब हम तुम्हें यहां से उठा के जमीन पर ले आते हैं वापस। जमीन पर आ जाओगे तो तुम देखोगे कि ये स्पेसशिप्स जो हैं तीनों, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं और इस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए ये जो बॉस स्पेसशिप है एक्स और ये ए और ये बी, ये दोबारा दोनों तरफ फोटॉन्स थ्रो करेगा। अब स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट होती है ना, तो इसके मूव करने से स्पीड ऑफ लाइट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो फोटोन सेम स्पीड से लेफ्ट को भी जाएगा और सेम स्पीड से राइट को भी जाएगा। लेकिन तुम एक चीज पे ध्यान दोगे ना कि ये वाली स्पेसशिप चूंकि लाइट की तरफ बढ़ रही है तो ये फोटोन को जल्दी रिसीव कर लेगी और ये अपना क्लॉक जल्दी 12 पे सेट कर लेगी। लेकिन ये वाली जो स्पेसशिप है चूंकि ये आगे की तरफ जा रही है तो ये अपने क्लॉक को जब सिंक्रोनाइज करेगी तो तब जो टाइम है वो 12 से ज्यादा हो चुका होगा। मैं सारी एनिमेशन से पहले बात समझा रहा हूं कि इसका टाइम, इस वाली स्पेसशिप का टाइम क्या चलेगा, स्लो चलेगा, और इस वाली स्पेसशिप का टाइम क्या चलेगा, फास्ट चलेगा, ठीक है। बात नहीं समझ आई, बात अधूरी रह गई, बात पता नहीं क्या कर रहा हूं मैं, चलो मैं दोबारा बताता हूं। ऊपर तुम इनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हिस्सा थे, तुमने देखा कि दोनों फोटॉन्स एट अ टाइम रिसीव हुए, दोनों ए और बी स्पेसशिप का टाइम सिंक्रोनाइज्ड है, दोनों के टाइम में कोई फर्क नहीं है। लेकिन तुम्हें हम वहां से उठा के जमीन पर ले आए तो अब तुम देखोगे कि ये स्पेसशिप्स, तीनों स्पेसशिप्स एट अ टाइम राइट साइड की तरफ मूव कर रही। मूव करते हुए जो एक्स स्पेसशिप है, अब वो जब फोटोन थ्रो करेगी तो गौर से देखना, इन्होंने ए और बी ने टाइम कब सिंक्रोनाइज करना है, जब दोनों को फोटोन रिसीव होंगे। तो वो फोटोन जो स्पीड ऑफ लाइट से निकलेगा तो स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट रहेगी ना दोनों डायरेक्शन में, फ्रेम इंडिपेंडेंट है। जब ये फोटोन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये स्पेसशिप भी तो आगे की तरफ जा रही है ना, तो इस फोटोन को रिसीव होने में देर लग जाएगी। जबकि ये स्पेसशिप, ए स्पेसशिप तो खुद लाइट की तरफ बढ़ रही है तो ये फोटोन जल्दी रिसीव हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि इसका जो टाइम है, स्पेसशिप ए का टाइम, वो थोड़ा सा फास्टर चल रहा है और जो स्पेसशिप बी है उसका टाइम थोड़ा सा स्लो चल रहा है। किसकी नज़र में? तुम्हारी नज़र में, क्योंकि तुम जमीन पर मौजूद हो और जमीन पर खड़े होकर तुम इन तीनों स्पेसशिप्स को खला में मूव करता हुआ देख रहे हो और तुम्हें ये तो पता है कि जो मूव करता है उसका टाइम क्या होता है, स्लो होता है। तो वैसे तो इन तीनों का टाइम स्लो है, लेकिन तुम ये देख रहे हो कि जो स्पेसशिप ए है उसका टाइम थोड़ा सा फास्ट है। किसकी निस्बत? स्पेसशिप बी की निस्बत, जिसका टाइम क्या चल रहा है, स्लो चल रहा है, क्योंकि उसने लाइट देर से रिसीव की है और इसने लाइट जल्दी रिसीव की है। अब मैं इस एनिमेशन को एक दफा पहले प्ले कर दूं ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाए कि मैं तुम्हें समझा क्या रहा हूं। तो देखो, स्पेसशिप ए, बी और ये बॉस की स्पेसशिप। लेट्स एनिमेशन प्ले करते हैं, तो गौर से देखना। ठीक है, तो स्पेसशिप्स तो आगे मूव करती जा रही हैं, लेकिन हमें सिर्फ उस मोमेंट से कंसर्न है जिस मोमेंट पर दोनों फोटॉन्स ने मिरर्स को स्ट्राइक किया। तो मैंने बैकग्राउंड में भी तीनों स्पेसशिप्स का एक ट्रांसपेरेंट सा खाका रखा हुआ है कि ये इनकी असल पोजीशन थी। तो देखो, जो ए स्पेसशिप है उसने फोटॉन जल्दी रिसीव किया तो इसका टाइम फास्ट चलेगा, और जो बी स्पेसशिप है उसने फोटॉन देर से रिसीव किया तो उसका टाइम पहले वाले क्लॉक से स्लो चल रहा है। फर्ज करो जब इसके 12 टाइम सेट हुआ था, ठीक है, तो इसका जो टाइम है वो उससे कुछ देर बाद 12 पे सेट होगा। ठीक है, तो इस बात को जरा ज़हन में रखना। तो अब पहले एक बात पल्ले बांध लो कि जो स्पेसशिप इस लाइट क्लॉक के पीछे पीछे आ रही होगी उसका टाइम फास्ट होगा और जो आगे आगे जा रही होगी उसका टाइम स्लो होगा।
ठीक है। रिलेटिविटी में ये वाली जो एग्जाम्पल है इसको याद रखना, ये लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में दोबारा इस्तेमाल होगी एक सिंक्रोनाइजेशन फैक्टर के लिए, कि चूंकि दोनों टाइम्स एक साथ नहीं चल रहे तो हमें दरमियान में एक सिंक्रोनाइजेशन फैक्टर ऐड करना पड़ता है दोनों क्लॉक्स को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, बस बता रहा हूं, अभी जब ट्रांसफॉर्मेशन आएगी तब दोबारा इसका हवाला दे दूंगा मैं। अच्छा जी, इतनी बात तो तुम्हें समझ आ गई कि ए क्लॉक फास्ट है और बी क्लॉक स्लो है। ये दो बातें पहले ज़हन में बिठा लो, इसके बाद समझ आएगी कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है। अब फर्ज करो जो बॉस वाली स्पेसशिप है वो एक पैगाम भेजती है स्पीड ऑफ लाइट से। पैगाम है कि लेट्स एक्सेलरेट, लेट्स एक्सेलरेट। अब ये जो पैगाम है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में भेजना है, तो ये भी तो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा ना। गौर से सुनना बात, लेट्स एक्सेलरेट। अब लेट्स एक्सेलरेट का मतलब है कि वही सेम पैगाम स्पीड ऑफ लाइट से ए ने पहले रिसीव किया और बी ने बाद में रिसीव किया। सो एक्सेलरेट होने का ये पैगाम ए ने पहले सुना तो ए एक्सेलरेट कर भी जाएगा, और ए जब एक्सेलरेट करेगा तो ये देखो ए जो है ये बॉस वाली स्पेसशिप के करीब हो जाएगा एक्सेलरेट करने पर। फिर बॉस वाली स्पेसशिप एक्सेलरेट करेगी और ये दोनों मिलकर बी के करीब हो जाएंगे। ठीक है, यानी इनकी जो पहले एक्चुअल लेंथ थी वो इस टाइम डिफरेंस की वजह से पहले से क्या हो जाएगी, कम। यानी तुम यहां पर खड़े क्या देखोगे, तुम यहां पर खड़े ये देखोगे कि ए स्पेसशिप अचानक से बी के करीब हो गई, एक्स के करीब हो गई, और अब ये दोनों स्पेसशिप्स जो हैं ये मिलकर बी के करीब हो गई हैं, तो तुम्हें लगेगा कि इनके दरमियान तो फासला पहले से कम हो गया। अब इसी बात को अंडरस्टैंड करते हुए तुम ये समझो कि ये जो तीन स्पेसशिप्स मैंने अलग अलग बनाई, फर्ज कर लो ये बेसिकली एक ही बड़ी स्पेसशिप है। ठीक है, और ये बड़ी स्पेसशिप जितना हाई स्पीड पे मूव करती है इसका साइज, इसका ये वाला साइज पहले से उतना ही कम होना शुरू हो जाता है। ये और हाई स्पीड पे ट्रेवल करेगी, इसका साइज और कम हो जाएगा, और हाई स्पीड पे ट्रेवल करेगी तो इसका साइज और भी कम होता चला जाएगा। सो द फास्टर यू विल मूव इन स्पेस द शॉर्टर योर लेंथ विल बिकम। और उसी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला जो है वो भी हमने पढ़ा कि L इज इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो मैंने कोशिश तो पूरी की है कि इस एनिमेशन के जरिए तुम्हें यह समझाया जाए कि टाइम के तेज और टाइम के स्लो हो जाने से ही लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को असर पड़ता है। और अब अगली डेरिवेशन यानी मास वेरिएशन में भी तुम यही देखोगे कि टाइम के स्लो होने से ही मास में इंक्रीज भी जो है वो क्रिएट होता है। तो ये थी हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की पूरी स्टोरी। आई एम होपफुल कि यू विल शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स कि ये बात ठीक से समझ आई या नहीं आई, और इसको बार बार रिपीटेडली सुनना एंड यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो लेंथ में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो अब हम चलते हैं मास वेरिएशन की तरफ। हाँ तो मेरे ज़हीन शागिर्द, अब जो लास्ट बात है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स में मास वेरिएशन की, फार्मूला में लिख देता हूँ। पहले फार्मूला जो हम प्रूव करने जा रहे हैं वो फार्मूला ये है कि हमारे पास मूविंग मास बराबर होता है रेस्ट मास डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर के। अब ये आइडिया यहाँ प्रिवेल क्यों करता है कि मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैवियर क्यों हो जाते हैं। पहले मैं एक आसान सी मिसाल देता हूं। देखो, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लासिकल फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि जो फोर्स है वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी हम इसको लिख देते हैं mdv/dt। अब गौर से सुनो, तुम फोर्स बढ़ाते जाओगे, मोमेंटम बढ़ेगा, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में तो तुम मान लेते हो कि किसी पार्टिकल का मास कांस्टेंट है, तो बढ़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ क्या, वेलोसिटी। अच्छा, तुम फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है।
तुम फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ सकती है? वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट तो जा सकती है, लेकिन वेलोसिटी कभी भी किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट की c के बराबर नहीं हो सकती। सो फर्ज करो तुमने एक स्पीड लिमिट मटेरियल बॉडी होते हुए अटेन कर ली, मतलब तुमने वेलोसिटी अटेन कर ली 0.999999 c तक। अब क्या हुआ? तुमने फिर से फोर्स अप्लाई की। अब वो फोर्स अचानक से मोमेंटम को इंक्रीज कर रही है, लेकिन तुम देखते हो कि डिटेक्टर पर स्पीड तो बढ़ी नहीं है। स्पीड तो बढ़ी ही नहीं है, तो मोमेंटम कैसे बढ़ गया? इसका मतलब है अब जो फोर्स, अब जो एनर्जी तुमने सिस्टम में ऐड की है वो बेसिकली सिस्टम में मास को इंक्रीज करने में यूटिलाइज हुई है। सो ये मास कहलाएगा द मूविंग मास, कि मूव करने की वजह से ही तो इस मास में इंक्रीज आया। और ये मास कहलाएगा रेस्ट मास, कि जब वो बॉडी रेस्ट पर थी तो उसका मास m0 था, और जब वो बॉडी मूव कर रही है तो उसका मास m है। और इन दोनों के आपस में रिलेशन की इक्वेशन है m0 √1 - v²/c²। और यही कॉन्सेप्ट आगे बुनियाद बनेगा फॉर द डेरिवेशन ऑफ E = mc²। अब ये सारी कहानी हमने समझनी है एक बहुत आसान से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की शक्ल में। उसके लिए फिर मैं एक बड़ी मजे की एनिमेशन पर लेकर आता हूं। देखो, ये एक स्पेसशिप है और ये कौन सा फ्रेम है? मूविंग फ्रेम। और ये स्पेसशिप के पास एक बॉल है, जो बॉल वो नीचे हमारी तरफ थ्रो करेगी। ये तुम बैठे हो, बैठे तो नहीं हो, खड़े हो, और तुम भी एक बॉल ऊपर को उछालोगे। ठीक है, तुम भी एक बॉल ऊपर की तरफ थ्रो करोगे। होगा ये कि ये स्पेसशिप यहां से यहां तक जब मूव करके जाएगी तो ये वाली बॉल जो है ये आगे भी बढ़ेगी, नीचे भी आएगी, लेकिन तुम जिस बॉल को फेंकोगे वो सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगी। तो फर्ज करो ये बॉल आगे की तरफ जाती है v वेलोसिटी से और नीचे की तरफ आती है u वेलोसिटी से, और तुम्हारी बॉल भी ऊपर की तरफ जाती है u वेलोसिटी से। ठीक है, तो मूविंग फ्रेम में जो मास और स्पीड का आइडिया है उसको कैसे हमने फिलअप करना है। और ये तुम्हारा रेस्ट फ्रेम है, तुम्हें लग रहा है कि तुम रेस्ट पर हो, रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज मूविंग। तो जो मूव करेगा तुम्हें पता है ना कि उसका टाइम क्या चलेगा? स्लो चलेगा, उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब मास की तो डेरिवेशन कर रहे हैं, चलो ये सारा कुछ रेज करके बातों को जहन में रखते हुए हम पहले इस एनिमेशन को देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स प्ले द एनिमेशन। तो ये देखो, ये स्पेसशिप ने बॉल थ्रो की नीचे को और तुमने एट द सेम टाइम बॉल थ्रो की ऊपर की तरफ। बॉल तुम्हारी बॉल से टकराई और टकरा के सेम उसी बिहेवियर में ऊपर की तरफ वापस पलट गई। ठीक है, और तुम दोनों ने अपनी अपनी बॉल्स को अपने अपने टाइम पे रिसीव कर लिया। अब जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने लगा हूं उसको ध्यान से सुनना। तुम रेस्ट पर हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी स्पीड u ही है, लेकिन तुम देख रहे हो कि स्पेसशिप क्या कर रही है? मूव कर रही है। और तुम्हें पता है कि स्पेसशिप का जो टाइम है वो क्या चल रहा है? स्लो चल रहा है। तो जब तुम्हें पता है कि स्पेसशिप का टाइम स्लो चल रहा है तो तुम्हें यह भी पता होगा कि स्पेसशिप की जो स्पीड है वो टाइम के स्लो होने की वजह से इस फैक्टर जितनी कम हो जाएगी। ठीक है, स्पेसशिप की स्पीड कितनी थी? लेट्स से स्पेसशिप के लिए वो स्पीड क्या है? u। लेकिन तुम्हारी नजर में चूंकि स्पेसशिप का टाइम स्लो चल रहा है तो उसकी स्पीड कम होनी चाहिए। और कम कैसे होगी? कि उसके साथ यही गैमा फैक्टर बाद में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने इसी टॉपिक में पहले समझाया था, ये गैमा फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये उसकी वैल्यू को क्या कर देगा? हमारे पास इंक्रीज कर देगा। और जहां ये डिवाइड होगा ये उसकी वैल्यू को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा, क्योंकि गैमा की अपनी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और याद रखना, गैमा 1/√1 - v²/c² का नाम। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को आगे एक आसान सी डेरिवेशन के जरिए हम ये वाला फॉर्मूला प्रूव करेंगे, m = m0
over under root 1 minus v square by c square. So let's prove the formula. तो देखो यहां पर ये वही डायग्राम मैंने शो कर दी, ठीक है। तुमने जो बॉल उछाली है उसका मास m1 है, ठीक है, और जो बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आई है उसका मास m2 है। स्पेसशिप आगे की तरफ बढ़ रही है वेलोसिटी v से और बॉल नीचे की तरफ आ रही है स्पीड u से। अब हमने ये यहाँ पे डायग्राम्स भी बनी हुई हैं, सेम वही डायग्राम बनी है कि ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है, स्पेसशिप आगे v वेलोसिटी से जा रही है। यहाँ से तुम बॉल उछाल रहे हो u स्पीड के साथ, एक इंस्टेंट पर दोनों बॉल्स आपस में टकराती हैं, उसके बाद तुम्हारी बॉल टकरा के नीचे आ जाती है और जो स्पेसशिप वाली बॉल है वो टकरा के ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है। तो तुम्हें दो कंजर्वेशन अप्लाई कर देनी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। कुछ भी डरे घबराए बगैर पहले सिंपल वो इक्वेशन लिख दो जो बचपन में पढ़ी हुई है, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब देखो बॉल 1 तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव ही नहीं कर रही, जबकि बॉल 2 v वेलोसिटी से मूव कर रही है। उसके बाद बॉल 1, ये बॉल 1 फाइनली भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव नहीं कर रही, तो इसका एक्स मोमेंटम 0 होगा, जबकि जो बॉल 2 है वो अभी भी स्टिल एक्स एक्सिस में ही मूव कर रही है, तो m2v ये आंसर आ जाएगा। तो हमसे हमारे पास यहाँ से फाइंडिंग आ गई कि m2v इज इक्वल टू m2v, तो यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी देयर इज अ मोमेंटम विच इज कंजर्व्ड अलोंग एक्स एक्सिस। अब आ जाओ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। पहले तो इक्वेशन वैसे लिख दो, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। अब देखो तुमने बॉल ऊपर को उछाली u स्पीड के साथ, प्लस अब जो दूसरी बॉल है m2 वो तो नीचे की तरफ आ रही है, तो उसकी स्पीड हो जाएगी माइनस u। उसके बाद तुम्हारी बॉल टकराने के बाद नीचे की तरफ आई, तो तुम लिखोगे m1 और माइनस u, और जो स्पेसशिप वाली बॉल थी वो टकराने के बाद ऊपर की तरफ चली गई, तो हो जाएगा m2u। यहां तक तो इक्वेशन लिख ली, ठीक है। बट अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, तुम्हारे लिए तो स्पीड u है, मगर जो स्पेसशिप की स्पीड है वो किस फैक्टर से रिड्यूस हुई है, m2 लिखोगे, u लिखोगे और u के साथ तुम लिखोगे 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर। और तुमने जब डेरिवेशन करनी है तो ये इफेक्ट तुमने यहीं पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। दूसरी तरफ माइनस m1u, ये तुम हो, तुम्हारी स्पीड है जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो स्पेसशिप है उसकी स्पीड ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ भी वो किस फैक्टर से कम हो जाएगी, 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर। और ये कमी क्यों आ रही है, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसका टाइम क्या चल रहा है, स्लो चल रहा है। तो अब देखो इसी इक्वेशन को हमने आगे सिंप्लीफाई करते जाना है। यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स सी कलर आ गया। तो अब m1u प्लस m1u, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं, ये देखो ये वाला इधर आगे प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा m2u अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर प्लस m2u अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट साइड पे हो जाएगा 2m1u, इधर हो जाएगा 2m2u अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर। 2 से और u से 2 और u कैंसिल हो जाएंगे, m1 इज इक्वल टू m2 अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर। और देखो m2 कौन सा मास है, मूविंग मास, किसके बराबर आ रहा है, m1 जो कौन सा मास है, रेस्ट मास, किस पे डिवाइड हो रहा है, अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर। ये यहाँ पर इस तरीके से अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि m2 की वैल्यू ज़्यादा है और m1 की वैल्यू कम है, ठीक है। सारे का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको परेशान करेगा और उसकी मैंने आपको रीज़न पिछली स्लाइड में बताई है कि चूंकि मूविंग स्पेसशिप का टाइम स्लो चल रहा है
तो तुम्हारी नज़र में उसकी स्पीड भी एक्चुअल स्पीड से क्या होनी चाहिए है, स्लो होनी चाहिए। किस फैक्टर से स्लो होनी चाहिए? उसी फैक्टर से जिस फैक्टर से टाइम स्लो हुआ है। तो यही फैक्टर से स्पीड को कम रखना है और इसको समझ के तुमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे अप्लाई करना है। सेम यही प्रूफ मैं तुम्हें एक और तरीके से भी आगे करवाऊंगा, E=mc² के साथ। लेकिन यहाँ तक का जो लेक्चर है उसमें मैंने तुम्हें क्या कवर करवा दिया है? टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड मास वेरिएशन। ठीक है, एंड आई एम होपफुल ये अच्छे से समझ आया होगा डेरिवेशन समेत। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।